नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही कि यदि आप एक बार इसको ध्यान से समझ जाएंगे कि ये क्या है तो आप कभी भी जीवन में कुछ भी क्वेश्चन आए काव्य प्रयोजन से संबंधित आप कभी गलती नहीं करेंगे, ना ही इसे कभी भूलेंगे। इसी प्रकार मैंने अपना पिछला वीडियो भी बनाया था काव्य हेतु के बारे में, बहुत सरल शब्दों में मैंने सब कुछ समझाया है। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी हिंदी साहित्य से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित, जहां से आप जा करके उसे पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं कि चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हिंदी विषय यदि आपने लिया है तो ये सभी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। वस्तुनिष्ठ हम गोविंद पांडे की सीरीज़ चला रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी है। आप ज़रूर से इसमें परीक्षा में प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे ही। तो चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम काव्य प्रयोजन को पढ़ेंगे। तो काव्य प्रयोजन को पढ़ने से पहले ये समझ जाइए कि काव्य प्रयोजन है क्या, क्योंकि आप जब काव्य प्रयोजन समझ जाएंगे तो आपको बाकी के विषय वस्तुओं को समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य यदि बात करें तो प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य, अर्थात किस उद्देश्य के तहत काव्य की रचना की गई है काव्य प्रयोजन के हिसाब से। तो काव्य प्रयोजन का यदि तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य, जैसा कि यहाँ पे भी दिया हुआ है कि काव्य रचना का उद्देश्य ही काव्य प्रयोजन कहलाता है। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग होता है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। अब इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप पूरा काव्य प्रयोजन समझ जाएंगे। अब देखिए, काव्य प्रयोजन का सीधा सीधा अर्थ ही है कि काव्य जो लिखा जा रहा है उसके पीछे, उसके लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है रचनाकार का, लेखक का, क्यों ये काव्य लिखा जा रहा है। तो यही उद्देश्य के कारण जब रचना की जाती है किसी खास उद्देश्य के तहत, तो उद्देश्य ही प्रयोजन कहलाती है। और उद्देश्य के तहत जब रचना होती है तो वही है काव्य के प्रयोजन। अर्थात हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है, इसी को ध्यान में रखकर काव्य प्रयोजनों पर कवि और पाठक की दृष्टि से बहुत ही विस्तृत विचार विमर्श काव्य शास्त्र में किया गया है कि काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाए और पाठक किस उद्देश्य से इसको पढ़ेगा। अगर हम अंतर की बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई अगर ऐसी बात है तो काव्य प्रयोजन में और काव्य प्रेरणा में जो प्रेरक तत्व होते हैं उसमें अंतर क्या है। तो देखिए, प्रयोजन जो होता है वो एक उद्देश्य के तहत आता है और यह एक प्रकार से काव्य रचना के बाद प्राप्त होने वाले लाभ को दर्शाता है, जबकि काव्य को प्रेरित करने वाले कारक अलग होते हैं। जिन कारकों के कारण कोई भी लेखक या कवि काव्य रचना के लिए उत्सुक होता है, एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको इसको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई एक लड़का है, बहुत गरीब परिवार से है। आपने देखा कि वो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे पद पर पहुंच गया और अपनी जितनी भी परेशानी थी, आर्थिक स्थिति से संबंधित जो भी थी, सबको उसने समाप्त कर दिया और आज बहुत अच्छे से आराम का जीवन जी रहा है। आपने उसको देखा और आप भी उससे प्रेरित हो गए, एक तरीके से देख करके आप भी मोटिवेट हो गए। तो आप भी क्या करने लगे, अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपने भी यही सोचा कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी कुछ बन जाऊंगा, तो मैं भी अपनी सारी परेशानियों से बाहर आ सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो आप उससे क्या हुए, मोटिवेट हुए, अर्थात उससे आपने प्रेरणा ली, आप प्रेरित हुए और काम में लग गए। ये हो गया प्रेरणा। लेकिन आपने किस उद्देश्य से ऐसा किया, अर्थात आपको हो सकता है आपका उद्देश्य हो आप संसार में नाम कमाना चाहते हो सकता है आप परिवार में श्रेष्ठ बनना चाहते हो सकता है आपका उद्देश्य परिवार को संभालना हो,
कुछ भी हो सकता है उद्देश्य। तो इस प्रकार प्रेरक तत्व और उद्देश्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ हम काव्य के प्रयोजन को पढ़ेंगे, अर्थात काव्य के उद्देश्य को पढ़ेंगे कि किस उद्देश्य के कारण काव्य लिखा जाता है, और कवि या रचनाकार या पाठक की दृष्टि से हम विचार विमर्श करेंगे काव्य शास्त्र में कि उद्देश्य क्या निहित होता है काव्य रचना का, या किस उद्देश्य से कोई भी रचनाकार या किस उद्देश्य से कोई भी पाठक आपकी रचना को या किसी भी रचना को पढ़ेगा। तो आप अगर इस बात को समझ गए तो समझ लीजिए कि आपने पूरा काव्य प्रयोजन समझ लिया। आगे हम देखेंगे आचार्यों ने निम्नलिखित काव्य प्रयोजन बताए हैं, अर्थात आचार्यों ने ये बताया है कि काव्य रचना किन किन उद्देश्यों से किया जाता है। बात करें भरत मुनि की, 8 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं, तो भरत मुनि ने 8 काव्य प्रयोजनों की बात की है, इसलिए ये संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य के जो प्रयोजन या काव्य के जो उद्देश्य होने चाहिए वो हो सकते हैं धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता और चरम विश्रांति की प्राप्ति। तो इन सभी उद्देश्यों के तहत काव्य का सृजन किया जाता है या काव्य की रचना की जाती है। भामा की बात करें तो उन्होंने 4 प्रकार के काव्य प्रयोजनों को बताया है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला ज्ञान और प्रीति, ये 4 काव्य प्रयोजन भामा के हैं, भामा ने बताया है। दंडी बताते हैं लोक व्युत्पत्ति को काव्य का प्रयोजन, अर्थात लोक की व्युत्पत्ति के लिए काव्य की रचना होनी चाहिए, इस उद्देश्य से काव्य की रचना होनी चाहिए। वामन के हिसाब से कीर्ति और प्रीति काव्य के उद्देश्य होते हैं, अर्थात इसी उद्देश्य से कीर्ति और प्रीति के उद्देश्य से काव्य का सृजन किया जाता है। रुद्रट ने माना है धर्म, कीर्ति, अनर्थोपशम, अर्थ, सुख प्राप्ति, ये 5 रुद्रट के हैं काव्य प्रयोजन। आनंदवर्धन के हिसाब से विनयोन्मुखीकरण और प्रीति, ये 2 उद्देश्य होने चाहिए काव्य के लिए। कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान तथा परमाह्लाद के लिए काव्य का प्रयोजन माना है, काव्य का उद्देश्य माना है। महिम भट्ट ने रसमय सदुपदेश तथा परमाह्लाद के उद्देश्य से काव्य का सृजन माना है। अभिनव गुप्त ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जाया सम्मति उपदेश, परमानंद तथा यश की प्राप्ति के लिए काव्य का उद्देश्य माना है। भोज ने कीर्ति और प्रीति हेतु काव्य का उद्देश्य माना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन किसने माना है, तो भोज ने माना है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। वहीं कीर्ति और प्रीति को वामन भी मानते हैं, लोक व्युत्पत्ति को दंडी मानते हैं, तो इस प्रकार आपको ये सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। मम्मट ने यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर क्षतये अर्थात अमंगल का नाश, सद्य पर निर्वृत्ति, तत्काल परमानंद की प्राप्ति तथा कांता सम्मित उपदेश के उद्देश्य से काव्य का सृजन माना है। तो इस प्रकार ये सब कुछ आचार्य हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से काव्य के उद्देश्य माने हैं कि इन उद्देश्यों के कारण काव्य का सृजन होना चाहिए। हम आगे चलेंगे। हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन निम्नलिखित है, अर्थात हिंदी के आचार्यों ने किस उद्देश्य के तहत काव्य को माना है कि काव्य का सृजन होना चाहिए, हम देख लेंगे। जस संपत्ति आनंद अति दूरी तन डारे सोई, होत कवित ते चतुराई जगत राम बस होई। कुलपति मिश्र का यह कथन है, ये काव्य पंक्तियां हैं कि जस संपत्ति आनंद अति दूरी तन डारे सोई, होत कवित ते चतुराई जगत राम बस होई। अगली पंक्ति है रहत घर ना वर धाम धन, तरुवर सरवर कूप। या ध्यान दीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। तो रहत घर ना वर धाम धन, तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। तो इस प्रकार ये देव की महत्वपूर्ण पंक्तियां थी काव्य प्रयोजन के संदर्भ में। अगली जो महत्वपूर्ण बनती है वो एक लह तप पुंजन के फल त्यों तुलसी अरुसूर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बरबीर बढ़ाई।
एक अन्न को जसही सो प्रयोजन है, रसखानी रहीम की नाई। दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। ये भिखारी दास की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कई बार ये परीक्षाओं में आई है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। एक लहे से आप भिखारी दास को इस प्रकार से ट्रिक करके याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आगे मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण कथन है उनका, कि वो कहते हैं कि केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म कभी नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात जब भी कोई रचनाकार या लेखक या कवि जब अपनी रचना करता है तो उस रचना के पीछे कोई समाज का कल्याण होना चाहिए, कोई उपदेश होना चाहिए, जिससे आप समाज के हित में उस रचना को ला रहे हैं। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त का ये बहुत महत्वपूर्ण कथन कई बार परीक्षाओं में देखा गया है कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है तो आपको पता होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। वही कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। रामचंद्र शुक्ल जी, बहुत महत्वपूर्ण ये भी पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। देखिए ऐसी पंक्तियां या तो सीधे सीधे कथन में पूछी जाती है या सीधे सीधे संदर्भ और सत्य असत्य कथन में इसको पूछा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसे देखना है कि कविता का अंतिम जो लक्ष्य होता है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, वो अंतिम लक्ष्य है कविता का कि जगत के जो भी मार्मिक पक्ष हैं उनका प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनका कथन है। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण काव्य प्रयोजन को अच्छे से समझ लिया है। आपको कोई भी अगर परेशानी हो या आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम रस संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। और अब समय है कल के प्रश्न का। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि राजशेखर ने प्रतिभा को कितने भेदों में बांटा है, या राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं, जिसका सही उत्तर था 2। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। और कौन कौन से थे तो कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। और देख लेंगे किन किन विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है। तो अर्चना लोधी, अमित कुमार, अमित तिवारी लखनऊ से, बनवारी लाल हनुमानगढ़ से। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बाकी के विद्यार्थी भी प्रयास करें कि वीडियो जैसे ही अपलोड की जाती है तुरंत उसका सही उत्तर दे दे, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम घोषित कर सकूं। तो चलिए अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का हमारा प्रश्न है, मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं। तो जल्दी से इसका उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ भेज दें। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि बाकी के विद्यार्थियों को भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में रस संप्रदाय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।